हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर के आया हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी के सवाल हम लोग किस तरीका से लगाते हैं, ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस पे सवाल जेईई मेन बहुत बार पूछा। मैं बताऊं, पीरियोडिक टेबल के 2-3 सवाल बहुत तगड़े पूछे जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर आपका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर, न्यूट्रल नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। इस पे सवाल जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं आईआईटी के पेपर में, चाहे वो मेंस का पेपर हो चाहे वो एडवांस का पेपर हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या आखिरकार। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom or ion। मतलब आप जो मिनिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को देंगे जो कि किसी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट है, वो कहां प्रेजेंट होगा? आउटर मोस्ट शेल में। अब बोलेंगे सर सारे एलिमेंट तो गैसियस फेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं, जो एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम गैसियस फेज में लेकर के जाएंगे, फिर हम उसके आउटर मोस्ट वाले शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, और जो मिनिमम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल करके आ जाए, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन। अब मन में सवाल आएगा, सर व्हाई नॉट मैक्सिमम? तो मैक्सिमम का कोई अंतर नहीं है। आपकी जरूरत तो कम ही डिफाइंड होती है ना, तो कंपैरिजन मिनिमम पे क्या, मैक्सिमम तो सबको इनफाइनाइट एनर्जी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए डेफिनेशन इसका क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एलिमेंट है जो कि गैसियस फेस में मौजूद है। अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, तो यहां जो एनर्जी देनी पड़ी, लेट सपोज डेल्टा एच आपका प्लस एक्स किलो जूल पर मोल है, तो ये जो डेल्टा एच है यही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, यहां पर ये जो डेल्टा एच है यही आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। सिमिलरली आप चाहे तो ए प्लस गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये बन जाएगा A2 प्लस गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर इसका जो डेल्टा एच है वो प्लस वाई किलो जूल। प्लस साइन क्यों दे रहे हैं अभी हम लोग बात करेंगे। ये मेरा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। A2 प्लस से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये A3 प्लस गैस बन जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यहां डेल्टा एच अगर प्लस जेड किलो जूल पर मोल आ रहा है, तो यहां जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो IE3 हो गया। सक्सेसिव आयोनाइजेशन, ये IE1, IE2, IE3, ये क्या है? ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्लियर? अब मन में सवाल आएगा, सर ये प्लस साइन क्यों दे रहे हैं? तो प्लस साइन देने के पीछे मेन कारण क्या है? अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, इट मींस the process is एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है। आप यहां पर एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को। क्लियर? अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? आपको कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर नहीं जाना है। IE1 ग्रेटर देन IE2, IE2 से ज्यादा बड़ा IE3 होगा। क्लियर? आप सोचो ना, आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला न्यूट्रल स्पीसीज से,
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला एक पॉजिटिव चार्ज से, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला A2+ से। मतलब धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज वहां पर बढ़ता जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब एक सवाल आता है कि सर एक टर्म हमने देखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक टर्म हमने देखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या एक और टर्म देखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं है, यहां जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहां जो आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मान लीजिए यहां पर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्रिएट कर दिया, यहां गैसियस एटम होंगे, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएगा ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ जाएगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब एक और टर्म आप देखते होंगे दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारे टर्म्स अलग अलग है लेकिन इन सभी के मकसद एक ही है। क्या है मकसद, अभी बात करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलेंगे सर, एंथैल्पी भी तो एक प्रकार का एनर्जी ही है। तो मैं बता दूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये एट 0 केल्विन होता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप एट एनी टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यही डिफरेंस है। मतलब आप आयनाइजेशन एनर्जी को तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आप आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे, और इसको आप कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकली यूजिंग किरचॉफ्स इक्वेशन। याद होगा आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो यहां पर हो जाएगा IET केल्विन माइनस IE 0 केल्विन। आप चाहो तो इसको डेल्टा H लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर डेल्टा CPR माइनस 5/2 RT। तो यहां से क्या आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी एट 0 केल्विन इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी एट T केल्विन। अब जब T केल्विन, इसको एनर्जी नहीं इसको एंथैल्पी बोल लो, प्लस 5/2 RT, प्लस 5/2 RT, ठीक है, प्लस 5/2 RT। क्लियर। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब सवाल है सर इन सभी का मकसद क्या है, एम क्या है। इन सभी का एम एक ही है, टू मेजर द ईज ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, टू मेजर the ease of the removal of electron, to measure the ease of the removal of electron। ये क्या चीज को मेजर करता है, कितने आसानी से कोई भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इसको ये टर्म्स मेजर करते हैं। चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे पोटेंशियल हो। वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर हमेशा सेम आएगा। तो अब मन में सवाल आता है कि हाउ टू डिसाइड द ऑर्डर, ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हो। इसमें स्टेप 1, इसमें एक स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 ये होगा कि आपको चार्ज देखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मैं ये जो स्टेप्स बनाया हूं ना, ये टेस्ट एंड ट्रायल्ड है। 99% सवाल आपके इन स्टेप्स को फॉलो करने से बन जाते हैं। फैक्टर्स पढ़ लेने से नहीं होता। अगर आप फैक्टर्स पढ़ लिए, आपको लगाने ही नहीं आ रहा, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। स्टेप 2, एन देखोगे, एन क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। कैसे पता चलेगा, जिस पीरियड का एलिमेंट है वही उसका एन होगा। एन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी।
स्टेप 3 अगर n भी सेम हो जाए तो z इफेक्टिव देख लेना। z इफेक्टिव कब बढ़ेगा? जब z बढ़ेगा, z बढ़ेगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप स्टेप 3 तक गए हैं तो स्टेप 4 भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल वाले, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल वाले एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल वाले एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू the element successive to them। उन एलिमेंट्स के मुकाबले जो उनके जस्ट आगे हो इन पीरियोडिक टेबल, यानी क्वेश्चन में आगे होने चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन आता है और क्वेश्चन में भी अगर नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन है तब मैं बोलूंगा नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीका से आप सवाल को लगा सकते हैं। अब अगर मान लो बोलेंगे सर एक सवाल इसी पे लगा के बताइए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्लियर? पहला स्टेप चार्ज है नहीं, दूसरा एन बी सभी का सेम है, तीसरा जेड इफेक्टिव, तो जेड जिसका ज्यादा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो ऑर्डर आपका ऐसा सच जाना चाहिए। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं स्टेप 4 में, तो ये हाफ फील्ड फुल फील्ड सबशेल है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, इसका जस्ट अपने आगे वाले से ज्यादा होगा। अब यहां पर सवाल में भी आगे बोरोन है और पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम के आगे बोरोन आता है, तो ऑर्डर जो आपका सच के आएगा वो आएगा लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के आगे कुछ नहीं है तो यही आपका ऑर्डर रह जाएगा। इज इट क्लियर? अब सवाल आता है सर ग्रुप की बात होगी तब क्या होगा? तो ग्रुप में मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी घटता, फ्रेंशियम वाला में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है, यहां भी बढ़ता हुआ नजर आता है। अब इसका मैं बात करूं तो ये वाले पीरियड को आप छोड़ ही दो, क्योंकि इस पे रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो 13 को भी छोड़ो, 14 को भी छोड़ो, इसके अलावा बाकी देखो जो जो मैंने छोड़ा है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं बात करूंगा, वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं बात करूंगा। ठीक, स्कैंडियम वाला भी नीचे जाएंगे तो घटेगा। तो अब चेंजेस वाले बात पे आते हैं। ठीक है, चलो चेंजेस वाले बात में आते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्या है? ग्रुप 13, ग्रुप 14 और डी ब्लॉक वाले, इन एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे सजाना है? क्लियर है क्या? नीचे जाएंगे घटेगा, कहां का दिक्कत है? 13, 14 और डी ब्लॉक वाले, इनका मैं तरीका आपको बता रहा हूं। 13 में कौन है? बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टीएल है। तो आपको क्या करना है? टीएल को उठा करके यहां ले आना है और इन दोनों को एक्सचेंज कर देना। तो नया क्या बन करके आएगा? बोरोन, देन टीएल, देन जीए, देन एएल, देन आईएल। ये आपका एलिमेंट का लाइन सज गया। अब आप यहां पर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस दिखा दो। बहुत जन बोलेगा सर ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन? तो टीएल का यहां आने के पीछे कारण है एफ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनॉइड आ चुका है और आपको पता है कि एफ सबशेल का स्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होता है, रीजन आप दे सकते हो। एल्यूमिनियम और गैलियम का ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? डी कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? ग्रुप 14 क्या है? कार्बन, कासी, गए, एसएन, पीबी। यहां पर सिर्फ एक ही एक्सचेंज होगा और ये ऑर्डर आपका क्या हो गया? कासी, गए, एसएन, पीबी। अगेन नीचे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी घटता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे अगेन कोई कारण पूछेगा, कारण हो जाएगा एफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर एफ कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हो तो 4F आप बोल सकते हो, 4F कॉन्ट्रैक्शन है। अब डी ब्लॉक का बात करें तो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, 12 तक रहता है, 10 ग्रुप्स हैं। ऊपर वाले पीरियड को 3D सीरीज कहते हैं, इसको 3D सीरीज कहते हैं, इसको 4D सीरीज कहते हैं और इसको 5D सीरीज कहते हैं। तो बेसिकली इन्हीं पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ये लिख लेना। ग्रुप का नंबर लिखना यहाँ 3,
फिर लिखना 4 5 6 10, फिर यहाँ लिखना 7 8 9 11 12, ये लिख लेना। ठीक, ये लिख लीजिएगा। अब इसका ऑर्डर कैसे सजाना है ध्यान समझिए। पहला वाला में 3D वाले ऊपर आएंगे, देन 4D, देन 5D। इसके बाद 5D सबसे ज्यादा होगा, यहां भी यहां भी। अब इसके बाद किसको सजाए, तो यहाँ 4 आ रहा तो यहाँ 4D हो जाएगा और बचा एक ही, दैट इज 3D। अब यहाँ 4 नहीं आ रहा तो यहाँ 3D लगा देना, फिर लिख देना 4D। दिस इज द बेसिक इजी ट्रिक टू रिमेंबर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी कर देते हैं। CuAgAu, अब ये ग्रुप नंबर 11 का है, इसका ग्रुप संख्या 11 है। ये 3D वाला है, ये 4D वाला है, ये 5D वाला है। नहीं आ रहा समझ में, यहां देखो क्यों आगे सोना। ठीक, ग्रुप नंबर 11। अब इसका मुझको ऑर्डर सजाना, तो हम देखेंगे 11 नंबर में क्या, पहले 5D आएगा, फिर 3D आएगा, फिर 4D आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या यहां तक? तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप्स डी ब्लॉक। इज इट क्लियर? एक और इसमें आता है, वो है 3D सीरीज के बारे में बताइए सर। 3D सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि आपके सिलेबस में डी एंड एफ ब्लॉक के 3D सीरीज के बारे में ही डेप्थ में स्टडी करना है। तो 3D सीरीज में कौन कौन है? सस्ती, VCR, मत, पेको, नी, कूजन। अब इसमें क्या करना है, इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इसका एक ट्रिक याद कर लो, सिर्फ क्रूति, मानिक, कोफीज। तो सिव में कौन आ जाएगा? SC, V फॉर वेनेडियम, CR फॉर क्रोमियम, T मानिक, निक, K फॉर कॉपर, कोबाल्ट, कोफीज फॉर आयरन, और फिर आ जाएगा सिंक। अब तुम इसमें क्या कर दो, ऑर्डर आपको पता है Z बढ़ेगा तो बेसिकली ये बढ़ना चाहिए था ऐसा ऐसा, लेकिन ये सही नहीं है, सही है ऑर्डर। तो एक 3D सीरीज का आप ये भी स्टार्ट याद कर सकते हो। मैं सारे ट्रिक्स बता दिया आपको, रीजंस बता दिया, हर एक चीज के पीछे कारण आपको समझा चुका हूं। अब आते हैं कुछ सवालों पर, तो आइए देखें कुछ सवाल। बोलता है ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग द हाईएस्ट 3D आयनाइज। अब बहुत बार आएगा IE1, IE2, IE3, तो जितना का आयनाइजेशन बोलेगा उससे एक कम इलेक्ट्रॉन निकाल देना। ठीक, तो अगर Mn का बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बन जाएगा 23। अब मैं क्या करता हूं ट्रिक वाइज कि मैं इनको इनके एलिमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं, प्लस फॉर्म में नहीं लिखता हूं। क्या होता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसमें कंफ्यूजन होगा कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आ जा रहा है, इसका कुछ और। नो, आपको यहां पर क्या लिखना, 25 में से 2 हटा दो, क्या हो जाएगा? इससे पहले आता है क्रोमियम, और क्रोमियम से आता है पहले सिव, सस्ती VCR, वेनेडियम हो जाएगा। आयरन से 2 हटा दो, क्रोमियम हो जाएगा। क्रोमियम से 2 हटा दो, टाइटेनियम हो जाएगा। वेनेडियम से 2 हटा दो, स्कैंडियम हो जाएगा। अब इनका ऑर्डर देखो, सस्ती VCR, आपको पता है ना, सिव क्रूति, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? टाइटेनियम का। टाइटेनियम आया कहां से? इस क्रोमियम से, तो आंसर क्या हो जाएगा? C इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो दिस इज द टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। क्या है? बाल गंगा, है ना। तो मैंने बोला इस दोनों को, तो इसके बीच में TI आता है, फिर ये ऑर्डर सस्ता है, तो B देन AL देन GA, तो ये तो ऑर्डर ही आपका गलत है। फिर आ रहा है TL GA, हाँ ऑब्वियसली इसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। गैलियम ऊपर आ जाएगा, देन एल्यूमिनियम,
TI TL GA देन AL, ये ऑर्डर आपका सही नजर आ रहा है। दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी करेक्ट है। जो बताया हूं बस उसको लगाना है, उसको दिमाग में बैठाना है, बाकी सारे सवाल आपके निकल के चले जाएंगे। लास्ट सवाल है आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या है? बेरिलियम है, फिर क्या है? नाइट्रोजन है, फिर क्या है? ऑक्सीजन है, फिर क्या है? फ्लोरीन है, फिर क्या है? बोरोन है। अभी ऐसा सवाल किया, देख लो कैसे सवाल आ रहे हैं जेईई मेन में। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन होगा? बेरिलियम, ठीक है, तो बोरोन को पीछे कर दो, बेरिलियम आ गया, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, ये आपका ऑर्डर होगा। अब बोरोन कहाँ है? ई, बेरिलियम कहाँ है? सी, ऑक्सीजन कहाँ है? ए, नाइट्रोजन कहाँ है? बी, और फ्लोरीन कहाँ है? डी। तो पहले ई सी ए बी डी, ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने इन चीजों को अच्छे से कर लिया, जेईई मेन के लगभग सवाल आपके बनते हुए नजर आएंगे। बस ये फर्स्ट आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वाले के सवाल को कैसे करना वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया, उसी हिसाब से आपको सोचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर लिखे कैसा लगा आपको पढ़ करके। ऐसे ही टॉपिक में के और भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके झोली में गिरते रहेंगे। धन्यवाद।